So hi, this is Tarun Sharma again on the Tarun Talks, and this is one of the different kind of program where we invite some wonderful leaders, especially from educational background. Why educational background? Because जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट होता है, जो 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 नींद खोलने का काम करते हैं, जो सिखाने का काम करते हैं, जो थॉट बदलने का काम करते हैं, they are very very important. And this is I'm very blessed because I started my career as a motivational speaker in 2000 in 2000 absolutely. So मुझे 20-21 साल हो गए इस फील्ड में, and then I started this as a YouTube channel also we started in just last year. And अभी जो और ये जो चैलेंज आया है, जो अभी पूरा ह्यूमैनिटी को जिसने गड़बड़ कर रखी है, उसके लिए हमने सोचा, बिकॉज आइडियाज हमेशा इंपॉर्टेंट है, तो जो स्कूल एजुकेशनल कॉलेजेस के जो लीडर्स हैं, जो एजुकेशनल थॉट जिनके कमाल होते हैं, जो जो लाखों बच्चे और पेरेंट्स की और टीचर्स की जिंदगी चेंज कर चुके हैं, ऐसे लोगों से बात करना, सोल्यूशन जिनके पास ढेर सारे होते हैं, हमने सोचा कि व्हाई शुडंट वी स्टार्ट एट दैट काइंड ऑफ सम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम. सो द तरुण टॉक्स ने ये थॉट लिया और अभी एक सीरीज शुरू करी है टू अवेकन पीपल. एंड आज की हमारी सीरीज में जो मेरे साथ आज गेस्ट स्पीकर है, ही इज अ वंडरफुल मैन, वंडरफुल एनर्जेटिक, एंड कमाल का बात क्या है, ही इज वेरी यंग एंड ही इज एज वर्किंग एज ए प्रिंसिपल सिंस 2015. उनकी बात करूं तो छोटी सी जगह राजस्थान में, छोटे से नॉर्मल से फैमिली से बिलोंग करते हैं और वहां से अपनी पढ़ाई शुरू करी. राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद अजमेर यूनिवर्सिटी से आगे की जो हायर स्टडीज है वो केमिस्ट्री का वो किया. और 2005 के अंदर केंद्रीय विद्यालय संगठन ज्वाइन किया. केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने बार बार अपनी एक्सपर्टाइज को साबित किया है, बीइंग ए गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जब साबित करने की बारी आती है, रिजल्ट्स की बारी आती है, लेवल ऑफ एजुकेशन की बारी आती है, तो दे आर ऑलवेज एट द टॉप. तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में एज ए पीजीटी ज्वाइन किया, आई थिंक असम में शुरू किया था उन्होंने स्टार्ट, और उसके बाद वो इंडिया के कई जगहों पर उन्होंने काम किया. आफ्टर 10 years ऑफ डेडिकेशन एज ए टीचर, एंड 10 साल के बाद 2015 में वो प्रिंसिपल अपॉइंट हुए. एंड ही इज द यंगेस्ट प्रिंसिपल आई सपोज इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, और उनको एक अवार्ड भी मिला है, नेशनल इंसेंटिव अवार्ड एज ए यंगेस्ट प्रिंसिपल का, बहुत अच्छी अचीवमेंट्स के लिए. उनका स्कूल केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो है वो है चित्तरंजन पार्क, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में. और उस स्कूल को इन्हीं की लीडरशिप के अंदर 2 बार, कैन यू बिलीव, 2 times लगातार 2018 2019 में हरित ग्रीन रेवोल्यूशन का अवार्ड भी मिल चुका है. एंड आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी मुझे सर ने ही सजेस्ट किया. वी हैव लॉट्स ऑफ टॉपिक्स विद वंडरफुल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीकर्स वी हैड. कभी स्कूल के एग्जाम्स के बारे में बात किया, कभी कोविड के बारे में बात किया, कभी हमने डिस्कस किया टेक्नोलॉजी के बारे में, कभी हमने बात किया स्कूल के एग्जाम्स के टिप्स के बारे में. एंड वी हैव एवरी टॉक, दे आर मेस्मराइजिंग टॉक. और अभी जो टॉपिक आया है, ये कैसा टॉपिक है जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, किसी कॉलेज में डिग्री नहीं होती है, सबको जरूरत है. और आज के टाइम में, इस टाइम में इस टॉपिक की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस है. और सजेस्ट किया मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे, हीरालाल चौधरी जी ने, इनके बारे में कि आपको मैं एक प्रिंसिपल से मिलाता हूँ, वो वंडरफुल, अल्टीमेट, एनर्जेटिक है. और जब मेरी इनसे बात हुई तो मुझे सर ने सजेस्ट किया कि तरुण जी, हम बात करेंगे पेरेंटिंग के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर. और आज पेरेंटिंग को एक 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 डिफरेंट नजरिए से देखना जरूरी है कि पहले जमाने में, और अभी 2 साल के पहले वाला जमाने को भी मैं पहला जमाना बोलता हूँ, लेकिन इस टाइम में जब पेरेंट्स को एज ए टीचर, एज ए गुरु, एज ए स्टूडेंट, एज ए चौकीदार ऑल्सो, एज ए फ्रेंड ऑल्सो, और एज ए पेरेंट ऑल्सो, उसको अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ा और अपने बच्चों के लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है. तो मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे साथ वन ऑफ द मेस्मराइजिंग अल्टीमेट इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल मिस्टर पीके टेलर सर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय चित्तरंजन पार्क, वेस्ट बंगाल, जिन्होंने अपनी लीडरशिप के अंदर अपने स्कूल को 180 डिग्री 360 डिग्री पे चेंज कर दिया है. थैंक यू सो मच. प्लीज वेलकम इन आवर प्रोग्राम. धन्यवाद तरुण जी, धन्यवाद. पहले तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया आपके तरुण टॉक्स के माध्यम से, क्योंकि जो हमारे स्कूल के विद्यार्थी हैं उनके पेरेंट्स से तो लगातार बात होती ही रहती है, और इस टॉक्स के माध्यम से जरूर हम जो ये बात है और जो टॉपिक आज से हम लेने वाले हैं यहाँ, पहले तो मैं बताऊं कि हम किसी की क्लास नहीं लेने वाले हैं. ये कोई क्लास नहीं है, पेरेंट्स की क्लास भी ये. और आपने बता भी दिया कि ये ऐसा टॉपिक है जिसको किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता.
एक्सपीरियंस से, जब तक कहते भी है ना, हमारे पेरेंट्स से सुना होगा आपने, जब तक आप पेरेंट्स नहीं बनोगे, पेरेंट्स की बात आप में नहीं आएगी। तो ये लगता है कि जब हम इस तरह से जुड़ते हैं पेरेंट्स के साथ में, और तभी ये इम्पोर्टेंट है बात कि हम उसके बारे में कर पाए। तो आपको पता है, जैसे हम छोटा सा सामान खरीदने भी जाते हैं कहीं मार्केट में, तो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ मिलता है, और एक बच्चा ही ऐसा होता है जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ नहीं आता कि को इस तरह से डील कर ले, ये बटन दबाने से ऐसा हो जाएगा, और ऐसा कभी बच्चों के साथ नहीं हो सकता। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम न्यू एज पेरेंटिंग को डिस्कस करें यहाँ पर। और ये टॉपिक जो, क्योंकि कोविड के बाद तो बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स इस बात को जाने भी, क्योंकि पुरानी पेरेंटिंग में और अभी की पेरेंटिंग में बहुत चेंजेस आया है। पेरेंट्स के जो आप बता रहे थे कि सारे विचार अभी बदल गए हैं ना, पेरेंट्स गार्ड भी बन गया है, चौकीदार भी बन गया, टीचर भी बन गया, मेंटोर भी बन गया, फ्रेंड भी बन गया। तो अभी ये जरूरी है कि हम बात करें, और इसीलिए शायद आज हम दोनों यहाँ पर, और आपने मेरी बात मानी और इस टॉपिक को आज आपने चूज किया है, तो डेफिनेटली बच्चे और पेरेंट्स दोनों इस चीज को सुन भी पाएंगे, देख भी पाएंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। और मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ये थॉट आया, आपने मेंशन किया हुआ था कि आपके 2 बच्चे हैं और आपके जो पेरेंट्स थे वो भी कमाल के टीचर। सो बीइंग अ सन ऑफ अ लवली टीचर, आपका फैमिली ही टीचर का है, तो आपने डिसाइड किया कि मैं भी टीचर ही बनूंगा। और ये तो एक बोनस होता है, एप्रिसिएशन होता है कि अगर एक अच्छा टीचर को एक अच्छे टीचर्स का लीडर बना दिया जाए तो वो प्रिंसिपल बन जाते हैं, तो उनको मौका मिलता है अपने थ्रू, अपनी चेयर के थ्रू, अपनी अथॉरिटी के थ्रू उन सब बच्चे, टीचर्स और पेरेंट्स की जिंदगी को टच करने का। तो मैं छोटा सा बस एक आपके आपके तरफ से भी आपका इंट्रोडक्शन चाहता हूं, ताकि हमारी वाली ऑडियंस भी सुन पाए आपके बारे में। क्या लाइफ आपकी थी, कैसे यहां तक पहुंचे? एक शॉर्ट और क्रिस्प कुछ 2-3-4 मिनट में, व्हाटएवर यू हैव टू स्पीक योरसेल्फ, योर एक्सपीरियंस, फिर हम अरुण टॉपिक जी, फॉर्मली। आपको बता ही दिया है कि मैं केंद्रीय विद्यालय में 2005 से काम कर रहा हूँ। एज ए पीजीटी मैंने ज्वाइन किया, सबसे पहले मैंने जोरहाट आसाम में ज्वाइन किया, और वहाँ 3 साल अपना टेन्योर पूरा करने के बाद में मैं राजस्थान जयपुर में पीजीटी केमिस्ट्री रहा, और वहाँ से 2015 में प्रिंसिपल के रूप में सिलेक्शन हुआ और मैं चितरंजन मैंने ज्वाइन किया। और तीनों जगह क्योंकि केंद्रीय विद्यालय आप जानते हैं कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपको मल्टी स्टेट, मल्टी लिंग्विस्टिक स्टूडेंट्स मिलेंगे, अलग अलग कल्चर के बच्चे मिलेंगे। तो चाहे मैं कम जगह रहा हूँ, लेकिन केंद्रीय विद्यालय संगठन की वजह से मुझे बहुत जगह जाने का मौका मिला, बहुत सारे बच्चों से बात करने का मौका मिला, और उसी वजह से ये हम इस लेवल पे हैं कि हम एक दूसरे से बैठ करके बात करें, समझें, और पेरेंट्स की बातें, क्योंकि जब पीटीएम में मिलते हैं और पेरेंट्स को बुला करके बात करते हैं, जिस तरह की समस्याएं बच्चों के बीच में आती है, तो समझ में आती है कि ये बहुत जरूरी है आज इस बारे में बात करना। मेरा जो बेसिकली एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन मेरे होम टाउन के पास में एक गांव है, वहां पर हुई। बहुत छोटा गांव है जहाँ पे सरकारी स्कूल में हम, पूरी एजुकेशन मेरी सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में हुई है। कहीं अच्छा। कहीं भी प्राइवेट एजुकेशन नहीं हुई है। जहाँ पर ऐसा स्कूल था, इतना छोटे गांव में था कि दरी पट्टी भी खुद की लेके जानी पड़ती थी बैठने के लिए। ओह माय के गॉड। बाद सेकेंडरी एजुकेशन टाउन में हुई, जहाँ पर अभी सभी परिवार वाले लोग रहते हैं। और उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो आप बता ही रहे थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी से और अजमेर यूनिवर्सिटी से हुई। तो यहाँ पर भी मुझे बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे टीचर्स, अलग अलग जगह के टीचर्स से साथ रहने का मौका मिला। और रही बात पढ़ाई का माहौल, वो घर से मिला। सबसे छोटा घर में था, तो मुझे भी कुछ महत्व दिया जाता था घर में, लेकिन तब मुझे लगता था कि ये बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी मैं जाकर के सोचता हूँ कि वो अच्छा था, लेकिन कुछ लेवल पे बुरा भी था। कहीं ना कहीं दोनों तरह के तालमेल है कि जब जो होता था, एक डर होता था हम लोगों के बीच में पेरेंटिंग को लेकर, क्योंकि हमारे समय में बिल्कुल चीजें उल्टी थी। पहले डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल वे में हम ट्रीट किए जाते थे, पेरेंट्स हमें बता देते ऑर्डर। थे ऑर्डर। पहले ऑर्डर। टोकते थे, रोकते थे, और नहीं मानो तो फिर ठोकते भी थे। और और कुछ हो गया तो घर पे ठीक है,
वरना स्कूल ले जाकर के भी ऐसी स्थिति बनती थी कि सर ये आज इसने ऐसा काम कर दिया है तो आप इसको मार मार के थोड़ा सुधार दीजिए। तो अभी उस तरह की पेरेंटिंग बिल्कुल नहीं है। तो वो जमाना आ गया है, अभी बहुत बदलाव आ गया है। और पिछले बहुत 15 साल में तो इतना चेंजेज आए, और पिछले 2 साल की विशेष रूप से बात करें तो फिर से बदलाव आ गया है। फिर से बदलाव आ गया। तो मैं तो अपने टॉक्स में ये बोलता ही हूँ कि पहले ज़माने का मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ और हम बोल रहे हैं, इसका मतलब है ये 2 साल पहले वाला पुराना ज़माना। बिकॉज़ बिल्कुल, हमने जो देखा, हम इस जनरेशन ने जो देखा ये 2 साल, ये टच वुड मतलब आगे कभी भी दुनिया ह्यूमैनिटी को नहीं देखने पड़े, हम प्रे करते हैं सब ऐसा। बट हम लोग ब्लेस्ड भी है कि हम लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करके, लड़ के और जीत के वापस आ गए हैं। सो ये डिफरेंट है। तो मतलब ठीक है, मतलब ये लाइफ में चलती रहती चीज़ें, मुश्किलें आती रहती हैं। बट एज़ घर में भी छोटे और प्रिंसिपल भी छोटे। यंगेस्ट प्रिंसिपल नेशनल अवार्ड, तो ये किस लिए अवार्ड मिला है आपको? आपके स्कूल के बच्चे जान के प्राउड फील करते हैं कि मतलब क्या है वो अवार्ड जो जो आपको मिला अपनी सेवा के लिए? तरुण जी, ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि यंगेस्ट प्रिंसिपल के लिए ये अवार्ड मिला है। हाँ, जो प्रिंसिपल्स केवीएस नेशनल इंस्टीट्यूट अवार्ड लेने के लिए गए थे, वो सारे के सारे मुझसे लगभग 10 से 15 साल बड़े ही थे। तो उनमें मैं तो घर में छोटा था तो लाड-प्यार मिलता था। यहाँ पर भी छोटा हूँ तो लाड-प्यार सबका मिलता यहाँ है। पर भी यहाँ में पर ऑफिसर्स क्या हैं, उनका भी लाड-प्यार मिलता है, उसका स्नेह मिलता है, उनकी मेंटरशिप मिलती है। और लवली शायद हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन की ये खूबी है कि यहाँ पर जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं और वहाँ से लेकर के जो बच्चे हैं, ये सब एक टीम की तरह काम करते हैं। और ये टीम की वजह से ही केंद्रीय विद्यालय संगठन है जो लगातार अच्छे रिजल्ट्स देने में, अच्छे कामयाब देश के नागरिक बनाने में, जो युवा है, जो स्कूल में सही जनरेशन होती है, क्योंकि कभी भी स्कूल से बाहर जब आप निकलोगे, जब आप सोसाइटी हाँ, को में जाकर के रिप्रेजेंट करोगे, तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि कौन से स्कूल में पढ़ के आए, यस। कहाँ। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ऐसा ब्रांड है, जहाँ से जैसे ही बच्चा बाहर निकलेगा, तो उसका कहीं न कहीं जाकर के सोसाइटी में सम्मान है। और वो ये जो पूरी टीम काम करती है, उसकी वजह से ऐसा। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, लवली, लवली। और जो हम टॉपिक आज लेकर आए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये मैं आपसे ही डिस्कस करना चाहूँगा कि ये एक्चुअली पहले तो पेरेंटिंग क्या है? मतलब कभी पहले ये टाइम ये सुना ही नहीं गया था ये वर्ड। आज भी मैं बता रहा हूँ, आज भी मैं तो बहुत जगह जाता हूँ, आप लोगों के पास भी बहुत एक्सपीरियंस है। आज भी पेरेंट्स को ये लगता ही नहीं है, इवन एजुकेटेड पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो हाई क्वालिफाई, वेल क्वालिफाइड है, उनको भी नहीं लगता कि बच्चों को पालने के लिए क्या करना है। तो पेरेंटिंग, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे और सारे पेरेंट्स से कि प्लीज इसको सुनने का ट्राई करिएगा। है क्या पेरेंटिंग एक्चुअली? क्या, क्यों जरूरी है पेरेंटिंग और क्यों आनी चाहिए हर पेरेंट को आज के समय में पेरेंटिंग समझना? तरुण जी, पेरेंटिंग को यदि हम परिभाषा के रूप में नहीं ले जाकर के यदि सीधी बात में समझे ना, तो बच्चे को पैदा होने से लेकर के उसके जब तक वो वयस्क नहीं हो जाए, जब तक वो खुद पेरेंट्स नहीं बन जाए, तब तक की देख-रेख, चाहे वो उसके व्यवस्था करनी हो, चाहे फूड की, शेल्टर की, एजुकेशन की, वहाँ से व्यवस्था करने के साथ-साथ उसमें जो संस्कार देने हैं घर के, पारिवारिक संस्कार है, वहाँ से लेकर के, जो सारी प्रक्रियाएँ आप उसको किसी भी भाषा में लेकर के जाइए, वो सब कुछ पेरेंटिंग में इंक्लूड है। और आप तो खुद ही ओके। बोल रहे हैं कि बता रहे हैं कि कोई क्लास नहीं है, और पेरेंटिंग को हम कहीं पर एक ये स्थापित करते हैं कि इसको हम पेरेंटिंग कहेंगे, तब वो पॉसिबल नहीं है। और हम्म। मैंने बताया भी आपको कि कोई कहीं से इंस्ट्रक्शनल मैनुअल नहीं आता है, बच्चे को हम डील कर लें कि ये पेरेंटिंग का तरीका हो सकता है। हो सकता है कि पेरेंटिंग का एक तरीका जो है एक बच्चे के लिए ठीक हो, वो तरीका दूसरे बच्चे के लिए फिट नहीं होगा। एक पर्टिकुलर यस। टाइम आता है, एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब उस तरीके से आप अपने बच्चे को समझा रहे हैं, समझ रहा है बच्चा, तो कुछ दिनों बाद वो तरीका भी फेल हो सकता है। तो पेरेंटिंग बहुत सारे, आप एक अच्छे बनने के बहुत सारे तरीके आप सोच सकते हैं कि हैं, लेकिन कोई एक तरीका किसी एक बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा यूनिक है, उसका हम्म। सोचने का तरीका अलग है, उसके समझने का तरीका अलग है, उसका आईक्यू लेवल अलग है। तो पेरेंटिंग को लेकर के कोई एक हम विचार नहीं बता सकते।
एक पेरेंटिंग का तरीका किसी एक बच्चे पे फिट हो सकता है कुछ टाइम के लिए। जैसे छोटा बच्चा जब है 5 साल से कम का है तो एक तरीका अलग होगा, 5 से हाँ 10 साल के बाद अलग तरीके से डील करना होगा। जब हम आगे 10 साल के बाद में जब वो टीनेज में आ जाता है तब तरीका अलग होगा। तो आप एज ए पेरेंट यदि बात करें तो तरीके बदलते रहिए। कौन सा तरीका आपके बच्चे के सूट करता है ये आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सारे ही यस तो लेकर के जाना है। तब ये ऐसा पॉइंट ये पॉइंट आया जो मुझे अच्छा लगा कि सीखना तो पड़ेगा, सीखना, दैट इज द इम्पोर्टेंट, बिकॉज टीचर्स की ट्रेनिंग होती है ना। टीचर्स, आपने भी बहुत टीचर्स की ट्रेनिंग कराई हुई है, मैं भी बहुत टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ। टीचर्स भी पेरेंट की तरह ही होते हैं, जो आपने बोला बिल्कुल आई एम एग्री कि हर बच्चे पे हर चीज टीचर का एक ही थॉट नहीं आ सकता, तो नया नया तरीका ढूंढना पड़ता है। बट टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, टीचर्स को ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है, नई नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। बट पेरेंट्स नहीं सीखते ना, उन्हें पता है। तो एक मैं लाइन बोलता हूँ बड़ी मजेदार सी कि वो आदमी जिसे नहीं पता और उसे ये भी नहीं पता कि उसे नहीं पता, तो नींद में है वो लोग। तो ही हु नोज नॉट एंड नोज नॉट दैट ही नोज नॉट। या पेरेंट्स के साथ चैलेंज ये है कि उनके ऊपर तो सीधा आ जाता है क्वेश्चन पेपर, और कहीं से सीखा नहीं है। पेरेंट्स बन गए, शादी हुई, बच्चे हो गए, स्कूल में डालना है, कॉलेज में डालना है, खत्म काम। तो पेरेंटिंग आपने जो बताया सीखना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखेंगे कैसे? और पहला मेरा जो दूसरा सवाल है आपके साथ, वो पहले जमाने की पेरेंटिंग, पहले जमाने की मतलब एक तो जब आप और मैं स्कूल में पढ़ते थे वो, और अब ये 2 साल पहले वाली पेरेंटिंग भी पेरेंटिंग है, और अब जो पेरेंटिंग है राइट नाउ, इसमें फर्क क्या? तरुण जी, यदि हम फर्क की बात करें ना तो बहुत ज्यादा चेंजेज आए हैं, बहुत चैलेंजेज हैं इस टाइम पे, बहुत चैलेंजेज है। जैसे पहले मैंने बताया कि हम जिस जमाने में थे तो हमारे पास रोकना है, टोकना है, नहीं तो ठोकना है, मानो नहीं तो उस तरीके के उस तरह के पेरेंट्स अब, होते थे। स्कूल में भी बच्चों, जाकर के टीचर्स के पास भी, और तब तब बच्चे को फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होता था, वो स्ट्रेस भी नहीं होता था। लेकिन ये सेम स्ट्रेटजी अभी आप लगा दोगे तो बच्चा बदल गया है। बच्चा वो बदल अकेला अकेला हो अकेले, गया, उसके उस टाइम 10 दोस्त नहीं, बच्चे होते थे। 10 बच्चे होते घर में होते थे, घर में कजन्स होते थे, आस पड़ोस के मोहल्ले में बच्चा खेलने जाता था। अभी अभी जो चेंजेज आ रहे हैं वो यही है। आज 2 साल पहले की सिचुएशन में आप देखो, तब स्थितियां अलग है, तब और आज की स्थिति अलग है। मैं सीधा आज की स्थिति में आता हूं तो हमने सबको रिप्लेस कर दिया इस मोबाइल से, टैबलेट से, हाँ कंप्यूटर से। हमने सबको उठा करके जो चीजें बच्चे के पास नहीं थी हमने उसको दे दिया, एक मोबाइल दे दिया कि उसकी दुनिया यही है। क्योंकि ये मजबूरी भी थी, ये वक्त की जरूरत भी थी, क्योंकि ये इसकी वजह से ही हम कंटिन्यू भी कर पाए कि लर्निंग कंटिन्यू रहे, बच्चा सीख भी पाए। लेकिन साथ साथ हर चीज के दो पहलू, जैसे हर सिक्के के दो पहलू हैं, इसका भी दूसरा पहलू है। तो यहाँ पर जो बच्चा तनाव में नहीं आता था हमारे जमाने में, उसकी पिटाई होने के बाद भी, डांट तो बहुत आम बात थी, अभी डांटना भी, क्योंकि बच्चे भी एक या दो होते हैं घर में, एक बच्चा होने लग गया, दूसरा बच्चा ढूंढने से नहीं मिलता है। जो कल्चर अभी हमारा बदल गया है, पहले पूरे के पूरे सब बच्चे बाहर एक साथ खेलते थे, अभी सब घरों में बंद हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा अकेला हो गया। तो सबसे जरूरी जो कहीं ना कहीं जो तनाव का कारण हुआ ये हो गया। तो यहाँ पर हमारे को समझना होगा कि पहले जैसी सिचुएशन नहीं है। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें डील किया, वैसे हम हमारे बच्चों को यदि इसी तरह से डील करेंगे या पेरेंटिंग करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ न्याय हो रहा है। और एक चीज हमारे को समझना होगा, बच्चे की परिस्थितियां गलत हो सकती है, बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता, किसी भी एग्जैक्टली, सिचुएशन में बच्चा गलत नहीं हो सकता। लवली लवली, आई लव दिस वर्ड कि बच्चे की परिस्थितियां गलत हो सकती हैं पर बच्चा कभी गलत नहीं होता। एब्सोल्युटली। कभी, और ऐसी परिस्थितियां ये जो बन रही है कभी, तो सबसे पहले आप कभी बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए जाते हैं तो वहां पे केवाईसी का आपसे फॉर्म भरवाते हाँ, हैं, नो योर कस्टमर। हम्म, तो यहाँ केवाईसी को हम रिप्लेस कर रहे हैं नो योर चाइल्ड। हम्म, तो यदि हम यस चाइल्ड यस, को समझ पाए, हमारे बच्चे को हमने समझ लिया और उसकी हम्म, जड़ों को हमने सही से पकड़ लिया, तो हम्म, हमारे फल जो है अपने आप बढ़िया होंगे। तो हमें जड़ की चिंता करनी है, हमें फल की चिंता नहीं करनी। फल तो अपने आप ही मीठा लगेगा। एग्जैक्टली।
तो बहुत मतलब बदलाव है आज अभी। जिस जिस पेरेंट ने अपना केवाईसी नहीं कराया है हमारे प्रोग्राम में आ जाइए और देखिए ये प्रोग्राम, ये बहुत अच्छा, ये केवाईसी ही हो रही है आज। और ऐसी केवाईसी होगी कि अगर आपने ये केवाईसी फॉर्म को भर लिया तो आप अपने बच्चों की लाइफ को जरूर चेंज कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव विद अस वंडरफुल मैन, वंडरफुल प्रिंसिपल, वंडरफुल टीचर, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, जो हमें ये टिप्स दे रहे हैं कि एक्चुअली में पेरेंटिंग का क्या मतलब है, नो योर चाइल्ड। सो फिर से अब सवाल आप ही के आंसर में सवाल आ जाता है, नो योर चाइल्ड, केवाईसी, नो योर चाइल्ड कैसे जाने बच्चे को? जब 10 बच्चे होते थे तो पापा मम्मी को नाम पता था, क्लास पता थी, सब पता था। नहीं भी पता था तो भी बच्चे के बारे में जानते थे, शादी भी खुद फिक्स कर देते थे, सब कुछ फिक्स कर देते थे, करियर वरियर सब। अभी एक ही बच्चा है तो, और बच्चे के हाथ में फोन, फोन में हजारों एप्स, वेब सीरीज, दुनिया की सारी चीजें छोटे से फोन में। तो पेरेंट को आपका कौन सा वो टिप है जिससे वो नो योर चाइल्ड करे, केवाईसी करे? ऐसा क्या करे, मतलब हम लोग भी कैसे करें? मेरी 8 साल की डॉटर है, कैसे हम अपने बच्चों को 11th क्लास, 12th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, कैसे पहचाने उसको कि नो योर चाइल्ड? केवाईसी टिप्स फ्रॉम टेलर सर। केवाईसी में सबसे पहला यदि हम जानना चाहते हैं तरुण जी बच्चे को, तो हमें उस एज लेवल का बनना पड़ेगा। यदि हमारा बच्चा 5 साल का है तो हमें 5 साल का बनना पड़ेगा। हमारा बच्चा ओके 10 साल का है तो हमें 10 साल का बनना पड़ेगा। हमारा बच्चा यदि 15 साल का तो हमें 15 साल का बनना पड़ेगा, और उसके साथ टाइम बिताना होगा। कहीं ना कहीं उसको जरूरत होती है कि वो प्रॉपर टाइम हम उसको दें। अब पेरेंट्स कामकाजी है, आप कहेंगे ऑफिस जाएगा, घर मम्मी घर का काम करेगी, तो जाहिर सी बात है समय नहीं दे पाए। तो कम से कम एक आपका शेड्यूल जो ऐसा है कि बच्चे की बात, और जब तक बच्चे को आप जानेंगे नहीं, आप उसका केवाईसी कंप्लीट करने का फर्स्ट स्टेप ही आपका खत्म हो जाए। ओके तो उसके साथ टाइम बिताएं। तो अब बात आती कौन सा टाइम सबसे ज्यादा बिताया जा सकता है। राइट जब बच्चा छोटा है तो कंप्लीटली वो पेरेंट्स पे ही डिपेंड है, मम्मी पे सबसे ज्यादा डिपेंड है। लेकिन जैसे बच्चा स्कूल आने लगता है, मैं उन बच्चों की बात ज्यादा करूंगा यहाँ पर जो हमारे पास स्कूल में बच्चे आते हैं, जो 6 साल से लेकर के 17 साल 18 साल तक के बच्चे हमारे पास आते हैं। राइट राइट राइट। इन बच्चों की हम बात करें तो कम से कम हम, यदि इनको 4 शेड्यूल में हम बांटें कि बच्चे से कम उतनी ही बात करें, तब हम बच्चे को ओके और बच्चे के नेचर को हम समझ पाएंगे कि बच्चा क्या सोचता है। तो ओके सबसे यहाँ पर कि आपको स्लॉट बना लीजिए, या दिमाग में ऐसे डाल लीजिए कि 5-5 मिनट के स्लॉट नहीं है तो 3-3 मिनट के 4 स्लॉट कम से कम हमारे पास हो बच्चे के लिए, कि हम ओके उतना तो हम बच्चे के साथ जरूर बात करें। ओके। कि बच्चा, सबसे पहला है कि बच्चा जब स्कूल से घर जाए हम्म तो वो जो स्माइलिंग फेस वो चाहता है, चाहे वो कितने भी टेंशन लेकर के स्कूल से जाए, कि उसके पेरेंट्स जो भी घर पे अवेलेबल, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं घर पे, या मम्मी घर पे है, या पापा घर पे हैं, तो कम से कम उसका मुस्कुरा करके स्वागत करें। और उससे आने के बाद गर्मजोशी से उससे मिल रहे हैं, और उसके बाद उससे पूछ रहे हैं कि आज का दिन कैसे बीता है, कैसा आज रहा? क्या मजा किया स्कूल में। यदि हमने जाते ही पूछ लिया, हमने टाइम भी दे रहे हैं कि आज किसमें होमवर्क पूरा किया, उस होमवर्क की डांट पड़ी या नहीं पड़ी, नंबर टीचर को कितने आए, नंबर? तो नंबर का रेट को भूल जाइए। अभी नंबर की तो मैं बात ही नहीं करूंगा कि नंबर कितने आने हैं। पेरेंट्स पेरेंट्स का पहला सवाल ही यही होता है, नंबर कितने बिल्कुल, आए? नंबर, तो नंबर पूछना है ना, नंबर बताएगा बच्चा, खुद ही बता देगा नंबर। हमें नंबर पूछना नहीं है, पेरेंट बच्चा खुद बोलेगा। हाँ तो वो 2 मिनट उसकी सुन ली आपने, तो उसके बाद वो आपकी भी सुनेगा। यस वो जो यस यस। टाइम है, फिर शाम के टाइम जैसे मान लीजिए पापा बाहर जॉब करते हैं या मम्मी भी वर्किंग है, उस सिचुएशन में तो एक सिचुएशन होती है कि घर पे सभी लोग खाना साथ में खाते ही खाते हैं। शाम का जो प्राइम टाइम है, फैमिली का प्राइम टाइम है, डिनर टाइम है, उस समय एक दूसरे की बात को जरूर बताएं। पापा भी बताए कि आज दिन में क्या अच्छा हुआ, मम्मी भी बताए क्या हुआ, तो बच्चा भी अपने बात को शेयर करेगा, और वहां से आप बच्चे के बारे में जान पाएंगे कि बच्चा क्या सोचता है। यदि हमने वहां पर उसको टोक दिया, बोलने नहीं दिया, तो वो कहीं ना कहीं बात को छुपाएगा। यस यस यस। नेक्स्ट जो 3 मिनट 4 मिनट का जो टाइम है, उसको सोते समय जरूर उसकी बात करनी है कि क्या उसको मोटो लेकर के, छोटा बच्चा तो उसको कहानी सुना सकते हैं कुछ मोटिवेशनल,
हाँ, और उसके स्ट्रेस की कोई बात है, वो सोते हुए बच्चा एनर्जी लेके सही, कहीं कोई नेगेटिव थॉट लेकर के बच्चा नहीं सोए, ताकि वो वेरी अच्छे से गुड, नींद। और वेरी जब गुड। सुबह खाने का टाइम हो, वो उसको, मुझे याद आता है यहाँ पर, जो आप सर पे हाथ रख देते हैं ना बच्चे पे, जो टच थेरेपी, हाँ, विक्स वेपोरब का हाँ, एक एड आता था जब हम छोटे थे, कि दिस इज हाँ। कॉल्ड टच थेरेपी। मतलब आप अपना प्यार से सहलाइए, बाकी काम हमारा विक्स करेगा। 50% ओह! है, 50% विक्स वेपोरब का काम है। तो इट ये वर्क्स। ठीक जो टच थेरेपी है, यदि पेरेंट्स के हाथ बच्चे के सर पे हैं और सुबह आप उसको सहला करके बात करके उठा रहे हैं, ये कहने की जगह कि स्कूल का टाइम हो गया, फटाफट से उठ के चल दो, लेट हो रहे हो तुम, तो उठना तो जानना शुरू करेंगे। अब जानेंगे तो दूसरा पार्ट है कि उसके इंटरेस्ट के बारे में, उसके हॉबीज के बारे में आपको पता लगना स्टार्ट हो जाएगा, और तब हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं कि बच्चा किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, यस। इंटरेस्ट, और तब हम उसकी ज़्यादा मदद कर पाएँगे। लवली, तो लवली। तो ओह, यदि गुड। बिना समय बिताए हम बच्चे के साथ, तो उसके बारे में हम नहीं जान सकते। सो मजबूरियाँ हो सकती केवाईसी, हाँ, केवाईसी का पहला रूल, नो योर चाइल्ड का पहला रूल, अपने बच्चे से दोस्ती करिए। कैसे बिल्कुल, दोस्ती करेंगे? बहुत अच्छे टिप्स बताए हैं कि उनको जब स्कूल भेजते हो ना, तो वो ऐसे हाथ रख के भेजना है। ओह माय गॉड! मुझे भी याद आ गया मेरा वाला टाइम। तो जब जब भी पेरेंट्स हाथ रखते हैं ऐसे करके कि जाओ ऐश करो, तो एक अलग सा एंड एनर्जी अंदर आ जाता है, पॉजिटिव एनर्जी। सिर्फ हाथ रखो, बात खत्म। ये वाला टाइम देना ज़रूरी है। दूसरा क्या टाइम बोला, जब वो स्कूल से आते हैं, स्ट्रेट अवे मत पूछो नंबर कितने आए? अरे नंबर हमारे कितने आए थे याद है? नंबर मत पूछो, उनसे प्यार से बात करो, प्यार से गले मिलो उनसे, कैसा रहा आज का दिन? व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट, आज दोस्तों के साथ क्या किया? टीचर्स के साथ क्या किया? ऐसी-ऐसी बातें करो। उसको अपने करीब आने देना है, दूर नहीं जाने देना है। क्योंकि करीब अगर आप नहीं लेकर आओगे, तो ये जो मोबाइल में है ना, जो फालतू की चीज़ें, वो उन्हें करीब लाने की कोशिश करती है। तो पेरेंट्स को करीब लेके आना है उनको अपने पास, और वो जब स्कूल से आने का टाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये कि जब हम खाना खाते हैं, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं आपके वहाँ पे क्या होता है सर, जिधर आप रहते हैं, बट जहाँ हम रहते हैं मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे अभी कोई साथ में खाना नहीं खाता है। हर कोई अपने कमरे में खाता है और अपने फ़ोन के साथ खाता है। तो मैं ये टिप्स के ऊपर, ये वाला जो आपने अभी बताया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है, मैं इसको 100% ऑथेंटिक वो करता हूँ कि आप खाना एक बार तो साथ खाओ यार। एक बार, एक टेबल पे। पापा भी बताए, मम्मी भी बताए, सिस्टर भी बताए, दादाजी भी बताए, और वो बच्चा भी बताए। याद रखिएगा, जो सर ने भी बोला है कि जितना हम करीब लेकर आएँगे बच्चे को, हम उसको ज़्यादा जान पाएँगे। फिर वो खुल जाएगा और फिर वो आपको बताएगा मुझे बनना क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है। लवली, दैट्स वंडरफुल। बहुत, बहुत, बहुत मज़ेदार इस केवाईसी प्लान के लिए, और मैं भी कराऊँगा। अब मेरा एक और सवाल आया है, फिर से ये वाली बात कि नो योर चाइल्ड तो ठीक है, मैं मान रहा हूँ। बट अभी जो ये जो चैलेंज जो आया था, जिसमें पेरेंट ने भी, मैं सैल्यूट करता हूँ पेरेंट्स को, टीचर्स को बहुत। कैसे कि यार, ऐसे-ऐसे पेरेंट हैं जिनको मोबाइल के बारे में पता नहीं है। जानते नहीं है ये ज़ूम क्या होता है, गूगल क्या होता है। इवन आपको और मुझे भी मुश्किल हुई थी, है ना? हमारे टीचर्स को भी मुश्किल हुई थी। तो बिल्कुल, बिल्कुल। कई लोग खरीद नहीं पाते हैं, गरीब होते हैं, टेक्नोलॉजी सेवी नहीं होते हैं, तो भी वो माँ-बाप ने अपने बच्चों को हद से ज़्यादा मेहनत करके उनको उपलब्ध कराने की कोशिश करी चीज़ें। तो आज के टाइम में ये जो केवाईसी है, इसका और एडवांस लेवल भी है कि आपको आपको गुरु भी बनना है, टीचर, क्योंकि टीचर तो स्कूल में है, घर में है, लॉकडाउन है, तो कैसे करोगे? अब तो टीचर भी बनना पड़ रहा है आपको, पेरेंट भी बनना पड़ रहा है, दोस्त भी बनना पड़ रहा है, और चौकीदार भी बनना पड़ रहा है। तो ये भी, ये एक पेरेंट कैसे पता लगाए और कैसे कोशिश करे कि वो बच्चा कहीं गलत जगह पे तो नहीं जा रहा है, दूसरी जगह पर। बिकॉज़ दूसरे बहुत से झूठे लोग हैं, जो हमारे बच्चों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पूरी जान लगा रखी है। दिन में हज़ारों वीडियोज़ आते हैं यूट्यूब पे, उल्टे-सीधे जैसे होते हैं, और अगर हम टाइम नहीं देंगे, तो बच्चे वहाँ टाइम निकाल लेंगे। तो एक पेरेंट को कैसे ये पता लगाना चाहिए कि यार, मतलब चेक करना चाहिए, चौकीदार, जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि आई एम नॉट अ प्रधानमंत्री, आई एम अ चौकीदार। तो चौकीदार बहुत बढ़ गया है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ चोरी भी हो रही है आज दुनिया में। दिल की गाड़ियाँ चोरी हो रही है ना? बहुत सारी, तो चौकीदार का काम बहुत ज़्यादा हो गया है, वो बेचारा सोएगा ही नहीं चौकीदार। तो
आपका नेक्स्ट टिप? चौकीदार बनने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा चौकीदार बनने की जरूरत है तरुण जी। यदि हम यदि क्योंकि पेरेंट्स का अपनी ड्यूटीज भी है और उसको हमने चौकीदार बन करके बिठा दिया तो फिर हम तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चे को हमने हमारी पेरेंटिंग में कमी हो जाएगी कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है, बच्चे को बुरी चीज अट्रैक्ट करती है तो अच्छी चीजें भी उसको अट्रैक्ट करती है। ऐसा नहीं है, दोनों तरफ बच्चा होता है। और बच्चा, मैंने पहले भी बताया कि बच्चा गलत नहीं होता कभी भी, बच्चे की परिस्थितियां गलत होती है। Exactly. Yes, yes. और आपने बच्चे को ठीक से नहीं जाना, नहीं सुना, तो शायद वो आपसे कोई बात छुपाएगा और तब वो जाकर के, मैं आपको एक छोटी सी कहानी शेयर करूं यहाँ पर, जो मुझे बहुत टाइम पहले मैंने Please, शायद कहीं पढ़ी थी, बहुत छोटी है। यदि please. आपके पाबंदी नहीं हो तो मैं जरूर एक छोटी सी कहानी हमें आपको कोई सुना। पाबंदी नहीं और कहानी के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। एक बच्चा है, वो स्कूल से रोज उसका टाइम पे स्कूल से घर जाता है, जैसे 3 बजे उसको घर पहुंचना है, 3 बजे घर पहुंचता है। एक दिन अपने दोस्त के साथ जिस तरह से निकलता है, ठीक उसी तरह से निकलता है। उसी के क्लास के कुछ बच्चे उसके दोस्त को चिढ़ाते हैं किसी बात को लेकर के। बात कहा सुनी में होती है, बच्चों में 14-15 साल का बच्चा है, बच्चा झगड़ भी लिया, उनसे झगड़ा हो गया आपस में। इसमें उसकी पैंट फट जाती है, जाहिर सी बात है, लेट भी हो गया वो। लेट जाने के बाद जब मम्मी ने पूछा कि आज टाइम पे क्यों नहीं आए, तो बच्चे ने बिल्कुल ठीक ठीक वहां पर बताया कि इस तरह से आज घटना। अरे, तो मम्मी का रिएक्शन वहां पर ये था कि तुम झगड़ा करने के लिए स्कूल जा रहे हो, और आने दो शाम को, तुम्हारे पापा को मैं बात करती हूँ। पापा को भी ये स्टोरी उसी तरह से बताई गई कि नहीं, पेंट फाड़ लाया, स्कूल में झगड़ा करता है। तो बच्चे के माइंड में एक परसेप्शन कहीं ना कहीं से चला गया कि ये तो मैंने मदद करके भला काम किया है कि या मदद करके मैंने बुरा काम कर दिया। अच्छा, मम्मी ने सुना ही नहीं, कहानी नहीं सुनी पूरी? नहीं, मम्मी को बताया उसने, मम्मी को अल्टीमेट ये लगा कि झगड़े में शामिल क्यों हुआ, अच्छा। तो ये लगा। अगले दिन जब स्कूल जाता है, वही 3-4 बच्चे, जो 3 बच्चे थे, वो 5-6 दूसरे बच्चों को लेकर के आते हैं। फिर से उनके बीच में झगड़ा होता है, बच्चा फिर से लेट होता है। इस बार उनकी खुद की पिटाई भी हो जाती है क्योंकि दूसरी अपोनेंट में वो ज्यादा बच्चे थे। अच्छा, हाँ। तो जाहिर सी बात है, जब एक दिन पहले बच्चे को मम्मी की और पापा की दोनों की नाराजगी झेलनी पड़ी, तो उसने थोड़ा सा वहां पर झूठ बोला कि शायद डांट खाने से मैं बच जाऊं। तो मैं मम्मी को बताया कि मेरे स्कूल में डांस प्रैक्टिस थी, इस वजह से मैं लेट हो गया और मेरा ये पैर भी इसी वजह से स्लिप हो गया, तो मुझे दर्द हो रहा है। मैं सर, तो मम्मी बड़ी खुश होती है, मेरा बेटा डांस भी करेगा, को-करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मम्मी ने कुछ नहीं बोला। तो उस परिस्थिति में बच्चा है, उसके दिमाग में आई, अरे ये कितना आसान तरीका है, एक बड़ी सिचुएशन से मैंने छोटी सिचुएशन में आराम से हो गया। अब बच्चा जानबूझ करके भी लेट आ रहा है कि मेरा डांस क्लासेस, क्योंकि मम्मी पूछेगी कि डांस प्रैक्टिस कैसे चल रही है। 6 दिन बाद मम्मी को इच्छा होती है कि डांस प्रैक्टिस है तो मैं स्कूल में जाकर के देख सकती हूँ, तो टीचर को उन्होंने कांटेक्ट किया, तब पता चला, तब तो वहां तो डांस था ही नहीं कुछ। तो ऐसी परिस्थितियां में गलत कौन था? इस कहानी से एक सीधी सी बात ये लगती है कि यदि मम्मी उस बच्चे के इमोशंस को समझ पाती तो उसका बिलीफ दूसरी तरह से बनता, क्योंकि यहाँ उसका सारी की सारी मान्यता इस तरह से हो गई कि यदि मैं लेट होता हूँ और मेरे थोड़ा झूठ बोलने से मुझे डांट नहीं पड़ती है, तो उसके लिए रास्ता वो मिल जाता है उसको, और उस आसान रास्ते पे जाना सबके लिए आसान होता है, आप भी हो। एग्जैक्टली। लेकिन यदि उसी सिचुएशन में झगड़ा होने पे बच्चा ठीक तरीके से बता रहा है और उसको ये भी कहा जाता है कि आपने बिल्कुल सच्चाई का साथ दिया, आपके दोस्त को मदद करना आपका दायित्व था, कोई बात नहीं, यदि उन्होंने इस तरह से आपके ऊपर हमला किया है या हुआ है तो हमें जरूर स्कूल में इस बारे में बात करनी है, या जहां पर भी सोसाइटी में इस बारे में उनके पेरेंट्स से बात करनी है। तो इसका रिजल्ट कुछ और आ सकता था, वो बच्चा कहीं एग्जैक्टली। दूसरी तरफ नहीं जाता। तो समझना समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जो दूसरी बात है ना, धैर्य हमें रखना पड़ेगा, वो बच्चे को भी धैर्य तभी रखना है और हमें भी धैर्य रखना है, जब तक उसकी पूरी बात नहीं सुने, नहीं समझे, हाँ। तब तक रिएक्शन यदि बहुत जल्दी में आता है तो हमें उस बात में जानना पड़ेगा कि रिएक्शन, और ये बात
पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए भी सेम सिचुएशन है। क्योंकि यदि हम पेरेंटिंग की बात करते हैं ना, तो पेरेंटिंग, क्योंकि स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स है, खेल के मैदान में वो कोच हैं, वो उसके पेरेंट्स हैं, कहीं दूसरी जगह पे वो जा रहे हैं तो वो जो उसको सिखा रहा है उसका मेंटर है, वो उसका पेरेंट है। तो ये पेरेंटिंग सबके लिए लागू होती है, ये सबके कि लिए। मम्मी पापा के लिए नहीं है, ये प्रिंसिपल के लिए लागू होती है कि मेरा टीचर मुझे किस परिस्थिति में आकर के मिल रहा है। तो कई बार हमारे साथ भी रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि रिएक्शंस को बुला करके हमें टीचर को करेक्ट करना पड़ता है, नहीं नहीं नहीं, आई वाज रॉन्ग एट दैट टाइम। और बड़ा हाँ, होने, यदि मैं छोटे को सॉरी बोलता हूँ तो उसमें मेरा ईगो कभी हर्ट नहीं होता। तो it's true. पेरेंट्स भी ऐसा कर सकते Yes. हैं, पर बच्चे के और पेरेंट के बीच में कहीं कोई ईगो नहीं होना चाहिए, कहीं ईगो नहीं होना चाहिए। तू तो मुझे वो सिखाएगा, तू मुझे वो सिखाएगा, मैं तेरा बाप हूँ, मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, तुम आजकल के बच्चे क्या समझते हो अपने आप को, तुमको मतलब क्या ये फोन से तुम ये, मतलब आजकल के पेरेंट्स ऐसा रिएक्ट करते हैं कि बिल्कुल मतलब मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। तो डियर पेरेंट्स, हाथ जोड़ के आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो सर ने बोला इसको अंडरलाइन करिए, हैव पेशेंस, पेशेंस रखो, सुनो तो सही क्या बोल रहा है, लिसनिंग स्किल बहुत जरूरी है। बिना सुने जब आप बात को करोगे तो वो उसका उल्टा ही मतलब आएगा। अगर आप बच्चे की बात को नहीं समझोगे तभी तो वो रिएक्ट कर रहा है बच्चा जाके, तभी तो वो झूठ बोलना सीख रहा है। और एक एक मेरी टेलर सर, एक मेरे को एक लाइन याद आई, बड़ी मजेदार सी है, मैं चाहूंगा आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन अच्छे से करें। मैंने सुना था कि जो बच्चे होते हैं वो नहीं करते जो पेरेंट्स उन्हें बोलते हैं करने के लिए, वो करते हैं जो वो देखते हैं पेरेंट्स को करते हुए। मतलब बिल्कुल बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उन्हें बता रहे हो, ये करो ये करो ये करो ये करो, वो करते हैं, वो सीखते हैं जो पेरेंट्स बोल रहे हैं। तो ये बिल्कुल, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सही कहा है तरुण जी आपने। मैं इस बारे में आपको बताया कि बच्चों से बढ़िया ऑब्जर्वर कोई नहीं, हाँ। वो आपकी हर बात को ऑब्जर्व करते हैं और उसी तरह से बिहेव करने की कोशिश करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं, उनके टीचर्स करते हैं, उनके दोस्त करते हैं, हाँ, जिनके संपर्क में वो रहते हैं, राइट। जिनके भी संपर्क में वो रहते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, कोशिश करते हैं जो भी उन्हें अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा अच्छा सबसे पहले पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आइडियल, पेरेंट्स मेंटर। पेरेंट्स की पदवी भगवान से ऊपर इसीलिए है सबसे ऊपर, हाँ, सबसे क्योंकि वो पहले गुरु वही है, पहली स्कूल के संचालक वही है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल भी वही है, टीचर भी वही है, जो घर वो ऊपर। पहला उसके बाद स्कूल टीचर्स की बारे में बात आती है तो वो वहां पर पेरेंट्स बन जाते हैं। तो ये रोल साइमल्टेनियसली दोनों को निभाना है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, टीचर्स और वर्सेस यदि हम पेरेंट्स की बात करें तो एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, एक आइडियल सिचुएशन, और 40 मिनट का पीरियड होता है। एक टीचर को यदि हम एवरेज बात करें तो एक बच्चे के लिए 1 मिनट मिलता है। वेरी टफ। और एक यदि हम घर की बात करें जहां पर बच्चा घर पर एक्टिवली प्रेजेंट होता है, सोने के टाइम को हमने हटा दिया, 6 से 7 घंटे बच्चा एक्टिवली प्रेजेंट होता है, और उस एक बच्चे के लिए 2 पेरेंट होते हैं, एक मम्मी भी है, पापा भी है। दोनों को मिलाकर के यदि आप एक भी यूनिट कर लेते हो तो हर एक बच्चे के लिए ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स पेरेंट्स के पास है रोज जानने, रोज। रोज रोज। और पेरेंटिंग की बात करें, स्किल को डेवलपमेंट की बात करें तो एक दिन का काम नहीं है, ये तो रेगुलर प्रोसेस है, एक दिन भी बंद नहीं हो सकता। रोज हमें सीखना भी है, आपको अपडेट भी होना है। एज ए टीचर आपको जैसे प्रिपरेशन करना है लेसन पढ़ाने के लिए, बच्चे को डेली अपना लर्निंग कभी रुक नहीं सकता है, ये काम करना है, तो पेरेंटिंग भी उधर उसी जगह पे रखेंगे हम, उसमें भी डेली सीखना है नया किस तरह से बच्चे को, तो बच्चे को जाने, बच्चे को समय दें, धैर्य रखें, बच्चे को सुनेंगे नहीं हम सीखेंगे नहीं। और सबसे आसान तरीका उसके साथ समय बिताने के लिए उसके इंटरेस्ट का काम में लग जाइए। बच्चा जिस तरह से बच्चा है, वो खेलना चाहता है आप खेल लीजिए, वो देना है, वो डांस करना चाहता है आप उसके साथ एक बार डांस कर लीजिए ना, भूल जाइए दुनिया में, बच्चे के साथ डांस कर लीजिए। वो आपको ड्राइंग बनाने के लिए कहता है तो आप ड्राइंग कर लीजिए उसके साथ। यही समय है जब वो आपको अपनी बात बताएगा। और जब एक बार कनेक्ट, बच्चे को करेक्ट नहीं करना है ना, कनेक्ट करना है। लवली। और कनेक्ट हो गया एक बार तो फिर ये सब
आसान चीजें हैं, ये मुश्किल नहीं है। बच्चा झूठ बोलेगा, क्योंकि ऑब्जर्व जो आपने बताया बिल्कुल सटीक बात है, वो हमें करते हुए देखता है। शायद जो आज के टाइम में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना, पहले पेरेंट्स बहुत, और नॉलेज जो थी वो एक्सपीरियंशियल बेस्ड थी। जो बड़े लोग थे उनका एक्सपीरियंस ज्यादा होता था, नॉलेज जैसे गुरु के पास भी नॉलेज ज्यादा होता था। अभी बच्चे के पास इंफॉर्मेशन जैसी नॉलेज है, वो गूगल पे अवेलेबल है। आप कुछ उसको गलत Yes. बताएंगे, वो तुरंत निकालेगा, वो चेक कर लेगा। हाँ, वो चेक कर लेगा। आपके पास जो चीज नहीं है, मैं आपको कहूं कि पापा किचन में जाकर के मम्मी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आज नमक कम डालना है, तेल ज्यादा डालना है, तो मम्मी परेशान होकर बोले कि आप बाहर बैठो, मैं खाना बना लूंगी। लेकिन वही बात यदि संजीव कपूर आकर के बोल रहा है वो कि ये तो नमक बिल्कुल। नोट, तो वहां से ये चीज है। सेम वही सिचुएशन हो गई कि बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, और टीचर्स भी यदि अपडेट नहीं है अपनी नॉलेज को लेकर के, तो बच्चा उनका कहना भी नहीं मानेगा, क्योंकि Yes. अपने से ज्यादा टैलेंट की बात जल्दी समझते हैं, या फिर बच्चा बात मानता अपने फ्रेंड्स की, क्योंकि वो इफेक्ट जो होगा बच्चों के बीच में, अपने दोस्तों का जो इफेक्ट होता है वो हमेशा ज्यादा हो, Exactly. वो Yes. हमेशा ज्यादा, तो क्योंकि वो जैसा पेरेंट्स, हाँ, इन्वॉल्वमेंट जैसा उनका, पेरेंट्स, और इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने की वजह से बच्चे अपने दोस्तों की बात ज्यादा मानते हैं। राइट राइट। तो हमें और अगर वो इन्वॉल्व, दोस्त दोस्त भी कम्युनिकेट पूरे नहीं हो, मिसकम्युनिकेटेड हो, उन्हें लगता है कि ये सही बोल रहे हैं। और ये ये मुझे बहुत अच्छा टिप लगा कि कनेक्ट करना है, कनेक्ट कनेक्ट करना है बच्चों के साथ। ओ माय गॉड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है? मेरे बर्थडे पे मुझे विश करेंगे ना आप, आपके बर्थडे पे मैं करूंगा, तो मुझे जो पसंद है अगर आप वो भी वही करेंगे तो कनेक्शन जुड़ जाएगा। कैन यू बिलीव, अमिताभ बच्चन, मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी सुनाता हूँ लोगों को। अमिताभ बच्चन 80 इयर्स, पर वो भूतनाथ की मूवी में भी हीरो बन के आ गए, क्योंकि बिल्कुल बच्चे देखेंगे। और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, कैन यू बिलीव, 70% मार्केट बच्चों के थ्रू घर में घुसती है। जो बच्चों को पसंद है वो पकड़ लेते हैं। तो आज आज टेलर सर ने जो बात बताई, वो मतलब आप समझिए, आपको भी अगर बच्चों के दिल में घुसना है तो क्या करना है। अगर वो टेनिस खेलता है, टेनिस के लिए, सांप सीढ़ी खेलता है, सांप सीढ़ी के लिए, आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, बाहर जाके जाइए उसके साथ। लेकिन उसको कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने का तरीका ये है कि स्पेंड टाइम विद हिम। और अगर ऐसा होगा तो वो आपकी बात को जरूर सुनेगा, और वो आपको आपकी बात बताएगा भी। एब्सोल्युटली वंडरफुल, मजेदार। ये इसी में एक और टॉपिक है, टाइम दिल कर रहा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगता है पेरेंटिंग की क्लास कहीं और लगती नहीं है, हमारे यहाँ लग रही है। तो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स इसको देखना चाहेंगे, और वो कहेंगे कि और उन भी होंगे बहुत सारे। बिल्कुल और मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा, आपके सवाल होते हैं ना, आप हमें बताइए सवाल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा टेलर सर को, और हम दोबारा से उस सवालों के ऊपर फिर से एक प्लान कर लेंगे। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बिल्कुल एज ए पेरेंट, बहुत सारे पेरेंट्स के मन में सवाल भी आता है, और बच्चों के भी सवाल आता है, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है। माँ बाप चाहते हैं बच्चा ये करियर ले, होता होगा बहुत आपके साथ भी स्कूल में। माँ बाप बिल्कुल बोलते बिल्कुल हैं साइंस लो, नॉन मेडिकल लो, साइंस लो, नॉन मेडिकल लो। पहले तो बहुत होता था ऐसा। बच्चा गाना गाता है, बच्चा शेफ बनना चाहता है, बच्चा एक्टर बनना चाहता है, बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, बच्चा बच्चा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, बच्चा कुछ भी बनना चाहता है। पर माँ बाप बोल रहे नहीं, तुमको नहीं पता, ये करो ये करो। वो भी एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो एज ए पेरेंट, पेरेंटिंग का ये नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि करियर प्लानिंग, करियर सेटल, वो केवाईसी का भी रूप है कि बच्चे को जानेंगे तभी करियर अपना पाएंगे। पर पेरेंट को कैसे समझना पड़ेगा कि आज दुनिया में हजारों करियर ऐसे हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो वो कैसे बच्चों को हेल्प करें करियर प्लानिंग के अंदर? तरुण जी, ये बहुत जरूरी है कि हम दो चीजों को यहाँ पर समझ पाए कि कैरियर प्लानिंग अलग चीज है और कैरियर सिलेक्शन अलग चीज ओके। है। और कैरियर प्लानिंग जो है उसका सही एज है बच्चा जब 10-11 साल का हो, तब कैरियर प्लानिंग की जा सकती है बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। दस कि ग्यारह साल बच्चे का। को आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे का इंटरेस्ट फील्ड क्या है, और उसके साथ ओके। समय से देखने से बच्चा डांस अच्छा करता है, गाना अच्छा गाता है, खेलता अच्छा है, तो वो पेरेंट को समझना होगा। और कैरियर सिलेक्शन का टाइम आता है जब वो 11th-12th में आ जाता है कि मुझे ये बच्चे को कैरियर सेलेक्ट करके किस तरफ जाना है, और बच्चे को हमें इस बारे में बताना, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उनका जो हम्म। इंटरेस्ट है, जो 3 इडियट मूवी आई थी,
हाँ, उससे उससे पहले की चीज में और उसके बाद में पेरेंटिंग में थोड़ा सा जरूर अंतर आया होगा। इवन तो मेरी सोच भी जब उस मूवी को देख रहा हूँ तो बदलती, लेकिन उसमें भी कहीं पर इंटरेस्ट को कैरियर बनाने के लिए वो मूवी नहीं बोलती, क्योंकि इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो बच्चे का हर 2 साल में, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में बदल जाता है। बदल और जाता है। यदि इंटरेस्ट को कैरियर के हिसाब से सोच लिया तो वो मूवी भी कहीं नहीं बताती, वो पैशन की बात करती है। पैशन। आपका पैशन है तो कैरियर है। मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ और फोटोग्राफी में मेरा इंटरेस्ट है, इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि वो मेरा कैरियर हो सकता है और मैं उसमें सक्सेस भी हो पाऊं। तो यहाँ पर पुराने पेरेंट्स और नए पेरेंट्स, जहाँ पे 15 साल पहले की बात करें तो तब भी वो गाइड की तरह थे, लेकिन उनमें रोल पेरेंट्स का ज्यादा था। अभी कई बार उन ऐसी मूवीज को देखने के बाद हम ये कहें कि बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कैरियर सिलेक्शन कर ले, तो दोनों सिचुएशन का कैरियर सिलेक्शन में पेरेंट्स को बच्चे का इंटरेस्ट और उसके पैशन को भी देखना है, उसकी मदद भी करनी, और यदि कहीं पर उसको खुद को भी पेरेंट्स को लगता है कि नहीं मैं मदद नहीं कर सकता है, तो उसके एक्सपर्ट। टीचर्स के पास, और अभी तो कैरियर काउंसलर्स भी हैं, तो एक्सपर्ट्स के पास कोई बुराई नहीं, हाँ, उनका बच्चे का टैलेंट चेक कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें, और जाएं देखें, और उस जगह पे बच्चे के टैलेंट के हिसाब से, बच्चे को साइंस और मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही, हर बच्चे का यूनिक है, उसको हाँ, ड्राइंग ज्यादा आती है और हम उसको जेई की तैयारी कराने चाहते हैं, तो बहुत होता है। वो बच्चा खुद स्ट्रगल करता है, वो वो मजा नहीं आता उसको। मैं आपको अगर सॉरी आपको बीच में ब्रेक कर रहा हूँ। मेरे को एक कहानी याद आ गई। कोटा जानते ही होंगे आप, मेरे तो बिल्कुल राजस्थान में जो बिल्कुल हाँ, नजदीक है। कोटा के अभी पिछले 5 साल पुराने के जो डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीसी बोलते हैं, डीएम बोलते हैं, उन्होंने आई थिंक 40,000 पेरेंट्स को आपने हाथ से लेटर लिखा था। ये यूट्यूब पे है, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप देखिएगा। उन्होंने हजारों लोग पेरेंट्स को हाथ से लेटर लिखा था कि प्लीज सब लोग अपने बच्चों को कोटा मत भेजा करो, आईआईटी के पीछे मत भेजा करो। नहीं है आपका बच्चा कुछ, वो कुछ और करना चाहता है, तो सब आईआईटी के लिए नहीं बने हैं। हाथ से लेटर बिल्कुल लिखा था, क्योंकि कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं वहां जाकर। और अभी मेरा बिल्कुल आईआईटी कानपुर के प्रिंसिपल हैं केवी के, अपने वाडलकर सर, आनंद वाडलकर सर, वो आईआईटी कानपुर में ही प्रिंसिपल हैं। उन्होंने भी यही बोला हमारे टॉक में कि सब मत भेजो कर आईआईटी 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 आईआईटी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी, सिर्फ ये सक्सेस का क्राइटेरिया नहीं है। तो जो आपने बोला कि थ्री इडियट्स ने ये बताया, तो थ्री इडियट्स को लोग यही समझ रहे हैं कि फोटोग्राफी फोटोग्राफी, अगर आपका पैशन है तो करियर बना सकते हो आप। इंटरेस्ट तो आपका आज इस मूवी में है, आज उस गाने में है, आज ये करने में है, वो करने में, तो आप बन जाओगे। तो ये भी पेरेंट्स पेरेंट्स नहीं, लेकिन नहीं समझ रहे, 9th क्लास में ही बच्चे को कोटा भेज देते हैं। सॉरी मैंने आपको काटा था, पर मेरे को याद आ गया तभी नहीं, मैंने डिस्कस। बिल्कुल जो कोटा भेजना बुराई नहीं है तरुण जी, जहां पर बच्चा उस फील्ड में जाना चाहता है और उसमें योग्यता रखता है, उस साइंस मैथ में इंटरेस्ट से जरूर भेजे, यस। क्योंकि कंपटीशन का लेवल है, और यदि वो कोचिंग क्लासेस की मदद से बच्चा उसको इम्प्रूव कर सकता है तो जरूर जाना चाहिए बच्चे को, ऐसा नहीं जाने से होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। वो केवल स्कूल में रहते हुए बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, बहुत ऐसे नहीं है कि वहां जाने से नहीं होगा या स्कूल में रहने से नहीं होगा, वो मदद मिलती है, कोचिंग क्लासेस से मदद जरूर मदद, जरूर मदद मिलती है, लेकिन बच्चा उस चीज के लिए बना है, और इस चीज को पेरेंट्स को समझना होगा, बच्चे को खुद भी समझना होगा कि मेरा जहां पर इंटरेस्ट है मैं पेरेंट्स को बताऊं, उसके लिए मैं काम करके दिखाऊं। अदरवाइज बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है, स्कूल लेवल पे उसने कितने कंपटीशन में भाग लिया, मेरे वो नहीं बच्चे का किया। वो नहीं किया, तो फिर आप वो नहीं कैसे किया। जाने। क्रिकेट अच्छा खेलता है घर में गली में, तो स्कूल में भी है, स्कूल में इतने सारी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जहां पर हम पार्टिसिपेशन के लिए बच्चों को बोलते हैं, कभी ड्राइंग होता है, कभी डांसिंग होती है, सिंगिंग होती है, स्पीच होती है, डिबेट्स होती है, तो उनमें पार्टिसिपेशन करने से कितने अवार्ड उसने जीते हैं, तो हाँ, रूम उसको मिलता है, तो वहां से पेरेंट्स जान सकता है कि मेरे बच्चे में ये टैलेंट है, तो इस फील्ड में इसकी मेरे को मदद करनी चाहिए कि ये यहाँ जा सकता है, अपना करियर यहाँ बना सकता है। तो क्योंकि आपके स्कूल के जो टीचर्स और पेरेंट्स हैं आपके, आप लीडर हो, आप हेड हो, आप मतलब
मेन पेरेंट आप ही हो अपने स्कूल के, टीचर्स पेरेंट तो सबके, यू आर अ सन्स, सूरज हैं आपके। आपने क्या किया ऐसा, आपके स्कूल के पेरेंट्स और आपके स्कूल के टीचर्स में क्या कोऑर्डिनेशन होता है, अच्छा होता है, कैसे चैलेंजेस आपको आते हैं, और बच्चों पे उसका क्या इफेक्ट आया आपके कार्यकाल में जो 5-7 साल से आप प्रिंसिपल है वहां पर? कभी कभी देखिए तरुण जी, बहुत बार है पेरेंट्स को इस तरह की बात होती है, हम बात भी करते हैं, बच्चे के एब्सेंस में भी बात करते हैं, बच्चे की प्रेजेंस में भी बात करते हैं, और डेफिनेटली उनको मदद भी मिलती है। जैसे मेरे ही यहाँ से एक बच्चा था, बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन था, और ज्यादातर ये संयोग देख लीजिए कि लास्ट ईयर का जो टॉपर था वो नेशनल पे 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आ रहा है, उससे पहले के जो खिलाड़ी थे वो फर्स्ट आ रहे हैं। तो वो बच्चा था, उसको साइंस दिलाई, उसकी इच्छा हम्म। नहीं थी, साइंस ली, वो बच्चा 11th क्लास में पास नहीं हो पाया। ओहो। और तब उसको, अब मुझे क्या करना, सारे दोस्त 12th में आ गए, वो 11th में ही रह गया। 3 साल पुराना केस मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे वही टॉपर है वो अपनी हाँ, फील्ड का। जैसे अपने फील्ड में वो टॉपर है, वो नेशनल बास्केट हैंडबॉल खेलता है, अपने केवी के लिए जाता है, दूसरे गेम्स भी बहुत अच्छे से खेलता है, लीडरशिप उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन पढ़ाई में आकर के वहां इंटरेस्ट ना होने की वजह से वो पीछे हो गया। जैसे ही उसने ह्यूमैनिटीज बदला, उसको अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, और वो अपनी क्लास का 3rd टॉपर हुआ। वो टॉपर नहीं हुआ, लेकिन 3rd रैंक उस बच्चे की आई, और ओह, ऑलमोस्ट 80% प्लस उसने बनाया, 83%। और ये उसको पेरेंट्स, एक, आपने सब पेरेंट्स को समझाया? बिल्कुल पेरेंट्स से बात करी कि इसको आप 11th में दोबारा पढ़ने की, साइंस दिलाने की जगह ह्यूमैनिटीज दिलाई। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ा कि ये यहाँ अच्छा करेगा, और ओह तब वाह। वही करके जब मिलते हैं, मिठाई खिलाते हैं कि नहीं सर, ये तो बच्चा बहुत अच्छा बन गया हमारा, इसके बाद में ये पढ़ने में लग हाँ, गया, कि नहीं अच्छा ये पहले भी था, लेकिन इसको ये हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री में उलझ रहा था, अब ये कम पढ़ता है, खेल में ज्यादा ध्यान देता है, फिर भी ये ऐसा कर पाया है। और उसके तो लिए उन्होंने आपकी हेल्प ली या आपने उनको बताया, और वो तो कोऑर्डिनेशन अच्छा हुआ? और और ये ऐसा, ये रेगुलर प्रोसेस है। कई बार पेरेंट्स को हम बताते हैं तो पेरेंट्स को नहीं समझ में आता, ऐसा भी होता है। पेरेंट्स, नहीं नहीं मुझे तो इस फील्ड में बच्चे को भेजना है, तो हाँ। फिर हम पेरेंट की बात भी मानते हैं कि हमारी भी लिमिटेशंस है, कि पहला जो शिक्षक है वो हमारे से बड़ा शिक्षक है, कि उसके परिवार के, उसके पेरेंट्स हैं, हमें उसकी बात मानती है। ठीक है, हम बच्चे को यहाँ हम ज्यादा मेहनत करेंगे, हम लेकर के जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चे आगे जाकर के उतने सक्सेसफुल नहीं बन पाते जितने वो हो सकते थे अपने पसंद के फील्ड। तो एब्सोल्युटली। और अभी आपने एक बात बोली मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब हमारे स्कूल के टीचर, टीचर भी पेरेंट ही होता है। और ये चैलेंजिंग टफ टाइम में जो मैंने अभी यादव मैडम से बात की, अवधेश सर से बात करी, हीरालाल जी से बात करी, सबके स्कूलों का सेम कि टीचर्स भी पेरेंट्स से ज्यादा बढ़ के काम के, घर पहुंच गए पेरेंट्स के, फोन खरीद बिल्कुल के दिए कई स्कूल्स के टीचर्स ने, और वो बताया जाके फोन, मतलब हैट्स ऑफ। मैं सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल के टीचर्स को, ऑफिसर्स को, सबको, मतलब अभी मेरा कोहली सर के साथ टॉक हुआ था, तो मतलब जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनको टीचर्स ने खरीद के दिए फोन। अल्टीमेट, मतलब तो टीचर के लिए 2 शब्द आपकी तरफ से कि टीचर पेरेंट, आपके स्कूल का जो टीचर है पर्टिकुलर उसकी बात कर रहा हूँ, उसने पेरेंट का कैसे रोल अदा किया और उसका भी रोल बढ़ गया है एज ए पेरेंट? देखिए, मेरे स्कूल का यदि उदाहरण लेंगे तो मैं आपकी बात से थोड़ा पहले कुछ दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा। हमारा प्लीज स्कूल प्लीज। जब इस तरह से, जब बच्चे कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि उनको इस कोविड सिचुएशन में हम कैसे मदद करें, तो बच्चों के पेरेंट का रोल निभाया हमारे एल्यूमिनीज ने। अच्छा। हमारे एल्यूमिनीज ने, और कुछ एल्यूमिनीज हैं जो कनाडा में हैं, कुछ पेरिस में है, और कुछ रेपुटेड यूनिवर्सिटीज में यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ लोकल बिजनेसमैन भी हैं। तो उसमें से मैं नाम लेना चाहूंगा आपके शो के माध्यम से। शरद है जो कनाडा में है, अभी टोरंटो में है, एक बैंक में सर्विस करते हैं। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरी बात को समझा, मैंने अपील की फेसबुक पे कि ये सिचुएशंस आ रही, इतने बच्चे हमारे पास हैं। तो वो आगे जब फोन पे बात हुई कि नहीं सर, हम हमारे छोटे भाई बहनों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तब हमने कोऑर्डिनेट किया उनको। और हमारे स्कूल में हमने इनिशियली जब 15 अगस्त हुआ था तो हमने 15 हैंडसेट, जहाँ पे 13 उसे सेम डे
एलुमनीज की तरफ से उन्होंने खरीद करके बच्चों को दी। उसके क्या बाद बात। करके नहीं दिया, उनको रिचार्ज भी कराया पूरे साल भर तक, ओके। ओ माय ताकि गॉड, उनके ओ माय, छोटे भाई बहन की जो पढ़ाई है वो बीच में रुके नहीं कभी भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। टीचर्स में आगे आए, उनसे मैं कहूंगा यहाँ मोटिवेशन उन स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट्स से टीचर्स को मिला कि हम जब हाँ, बच्चे कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो yes, टीचर्स क्या भी बात, उसमें साथ। तो hats ये off। हमारे रीजन में तो अकेला उदाहरण था जहां पर हमने एल्यूमिनी से बच्चों को डिवाइस दिलवा पाए। तो एक बहुत बड़ी थी, और मैं उन सबको सैल्यूट करता हूँ, आपके शो के माध्यम से भी सैल्यूट करता हूँ कि वो हम छोटे सब, भाई। अब यहाँ पर जो बात थी कि पेरेंट्स, यदि मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि चार यदि हम कॉर्नर्स बना दें, एक कॉर्नर पे बच्चे की प्रोग्रेस है और चार जो स्तंभ हैं उसके 4 स्टेट हैं, वो जो पहला स्टेट है उसके पेरेंट्स, दूसरा है टीचर्स, तीसरा वो खुद है, और चौथा उसके भाई बहन और दोस्त, उसके फ्रेंड्स। जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बच्चे पे आता है वो उसका सर्कल। यदि वो अपने करियर में कहीं पे ग्रोथ में सक्सेस होता है, सक्सेसफुल बनता है, तो उसके दोस्त भी उससे ईर्ष्या कर सकते हैं, भाई बहन भी हाँ, कर सकते भाई बहन भी कर सकते हैं कि इसको ज्यादा मिल गया, मुझे कम मिला। करते लेकिन हैं, करते हैं। लेकिन तीन ऐसे लोग हैं, वो खुद, सेल्फ, उसके गुरुज और उसके पेरेंट्स, जो केवल और केवल खुश होते हैं उसकी सफलता पे। हाँ, तो मैं यस, एब्सोल्युटली। और ये जो ट्रायंगल है, ये एब्सोल्युटली वो ट्रायंगल है, ये अलग अलग डायरेक्शन में गया तो कभी भी बच्चा सफल नहीं हो सकता। उसकी सक्सेस के लिए उसको खुद को, पेरेंट्स को और आपके गुरुज को जस, साथ आना पड़ेगा। और बहुत यदि ये बढ़िया, साथ, वेरी गुड, तो उस बच्चे की सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक वेरी गुड, सकता। वेरी गुड। मेरा अभी पेरेंटिंग सेशन है, मेरा खुद का होंडा कंपनी में है, उनके सारे जो टॉप लेवल के लोग हैं उनको मैं ये बताऊंगा आपसे बिना पूछे। नहीं और सर, ये मुझे तो लगता है ये मैं सच में ये बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है, और मैं आई थिंक ये मैं मिस कर गया ये वाला टॉपिक, ये टॉपिक बहुत जरूरी है सबके लिए। मैं भी पेरेंट हूँ, आप भी मैं पेरेंट हो, मैं टीचर्स। देखता हूँ, हाँ, मेरी अपनी गलतियां करता हूँ, उनको मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, इस बार नहीं होना है। मुझे पहले बच्चों पे गुस्सा बहुत आता था, कम कर रहा हूँ। अभी भी थोड़ी सी खीज होती है कि नहीं ऐसे डांट दूं, कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं निकले, उसकी बात ध्यान से सुनूं, सीख रहा हूँ मैं। मेरे लिए बताना आसान, अपनाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तरुण जी, मुझे शर्म नहीं है आप ये कहते हुए कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे भी आता है, लेकिन मुझे रखना पड़ता है कि मैं कैसे उसको कन्विंस कर पाऊं। वापस से मुझे जाना पड़ता है, बच्चा बनना पड़ता है उसको इस बात समझने के लिए। और या that's great। और पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है ना। हम तो बच्चे को समझाने के लिए, पेरेंट्स को समझाने के लिए इतना तक भी कभी कभी बोल देते हैं कि देखिए मेरे तो 1000 बच्चे हैं स्कूल में, मेरे पास 1000 स्टूडेंट, मेरे 1000 बच्चे हैं, मेरा एक खराब हो गया, मेरा एक फल खराब हो गया, तो मेरा 0.1% जाता है, आपका तो एक ही है। एक ही है। आप भी मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं चिंता कर रहा हूं तो आपकी चिंता तो होना ज्यादा जरूरी है। इसलिए नहीं, पेरेंट्स मैं को तो और बहुत, क्रूज को, स्कूल प्रिंसिपल हो चाहे टीचर्स, उनको साथ आना पड़ेगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जो बच्चे की सफलता पर खुश होंगे, गर्व से कहेंगे ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा बेटा है। क्योंकि जब वो अच्छा नागरिक बनेगा, कहीं ऐसे इस लायक बन जाएगा कि वो गरीबों की मदद कर पाए, पिछड़ों को आगे ला पाए, तो बेसिकली हमारा जो उद्देश्य है उसको पूरा कर पाए। और आपके ही स्कूल के एलुमनीज ने, जिनको आप ही के स्कूल के टीचर्स ने पढ़ाया था कभी, उन्होंने ही ये सीख के आज इस लेवल पे पहुंच के, जब मुश्किल स्थिति आई और अपने अपने बच्चों, फ्रेंड्स को, बच्चों को, छोटे जूनियर्स को फोन गिफ्ट किया, रिचार्ज कराया। तो सच में दिस रियली टच्ड माय हार्ट आल्सो, सो फीलिंग ब्लेस्ड एंड गुड कि हमको भगवान ने ऐसा मौका दिया कि हम ये कर पाए। और आपके जज्बा, आपका डिटर्मिनेशन, जो आप आपके स्कूल के टीचर्स, केंद्रीय विद्यालय संगठन, ऑल द ऑफिसर्स, मैं मतलब आई हैव नो वर्ड टू स्पीक एवरीथिंग एनीथिंग अबाउट यू पीपल। जिस स्थितियों में आप काम करते हैं और हर तरीके के बच्चे को अपना बच्चा समझ के इस लेवल पे लेकर आते हैं कि पूरी दुनिया में उसका एक झंडा होता है कि ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का बच्चा है।
So dear parents, we are so blessed. आप लोग भी सब blessed हैं कि आपको ऐसे स्कूल, ऐसे टीचर, ऐसे प्रिंसिपल मिले जो आपके बच्चों को इतने प्यार से समझ के रखते हैं। और जहां तक पेरेंटिंग की बात है, सर ने इतने अच्छे तरीके से इसको बताया। आप इसको रिपीट देखिएगा, इस प्रोग्राम को प्लीज रिपीट देखिएगा, नोट्स बनाइएगा कि क्या बोला। केवाईसी, मैं ट्राई करूंगा इसका इसका टॉपिक ही हम केवाईसी रख देंगे, प्रोग्राम का नाम ही। केवाईसी करनी बहुत जरूरी है, और केवाईसी करने के क्या कमाल के तरीके बताए। कनेक्ट करिए, टाइम दीजिए, उनके उनके टीचर से मिलिए, उनके बारे में जानिए, उनके उनकी पसंद की चीजें सीखना शुरू करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप उनसे कनेक्ट करेंगे तो वो जो थंब इम्प्रेशन होता है ना, केवाईसी में जरूरी होता है ना, कभी कभी नहीं मिलता। कभी कभी हम थंब इम्प्रेशन डालते हैं तो वो नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा दोनों का थॉट अलग अलग है। और जो अभी आपने बताया वो अगेन इट्स टच माय हार्ट कि ट्रायंगल, लाइफ इज अ ट्रायंगल। आपके दोस्त आपसे जरूर जेलसी कर सकते हैं, आपके आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके फ्रेंड्स, लेकिन आपका टीचर कभी आपसे जेलस फील नहीं करेगा, आपका पेरेंट कभी जेलस फील नहीं करेगा। तो वो बच्चा, टीचर और पेरेंट अगर तीनों मिल जाएं और उसके ऊपर काम करें तो आई थिंक ये हम पूरे इंडिया, पूरी दुनिया के समाज के लिए एक बहुत बड़ा थॉट होगा। और मुझे लगता है कि मतलब अगर हम सब लोग ऐसा सोचने लग जाए तो कितना मजा आ जाए। दिल कर रहा है हम और बात करते रहे और करते रहे और करते रहे और करते रहे। बहुत अच्छी टॉक, बहुत मजा आया। आई थिंक हमारे पास थोड़ा सा ही 2-4 मिनट ही होंगे शायद। मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से आखिरी वर्ड्स, और जाते जाते बच्चों को एक क्या बोलूंगा उसको, सजेशन या एक रिक्वेस्ट आपकी और मेरी भी तरफ से, कि ये जो माँ बाप होते हैं, इनका ऋण नहीं चुका सकते हम, कभी नहीं। कभी नहीं चुका सकते, और ना कोशिश करना सोचो कि हम चुका पाएंगे। तो माँ बाप की वैल्यू, पेरेंटिंग हमने बहुत करा ली अभी, अब बच्चों को एक लेसन आपकी तरफ से कि कैसे भी माँ बाप हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी अमीर या गरीब हो, उनकी रिस्पेक्ट हमेशा करो, इतनी करो, इतनी करो, इतनी करो कि वो जब रात को सोए तो वो खुश होकर सोए कि हमारा बच्चा हमको बहुत रिस्पेक्ट करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप तरुण जी, ये ऐसा ऋण है जिससे कभी चुकाया नहीं जा सकता। और क्योंकि जब पेरेंट्स उस बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, और ये उसको, बच्चे को समझ में तब आता है जब वो खुद पेरेंट्स बन जाता है। खुद पे तो ये महसूस, जब तक वो हम एम्पैथी ला रहे हैं, पेरेंट बच्चा बन करके समझ सकता है। लेकिन जब बच्चा पेरेंट बनता है तब उसको फील आता है, तब पेरेंट्स के बारे में वो शायद रियल समझ पाता है। लेकिन यहाँ उसको समझने के लिए बड़ा वक्त लगेगा। तो यहाँ पर मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने घर पे अपने पेरेंट्स और स्कूल में अपने टीचर्स, इनसे झिझके नहीं, अपनी बात रखें, क्वेश्चंस पूछने में कभी शर्माए नहीं। यदि उनके दिमाग में जब तक बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, वो नहीं सीख पाते, चाहे स्कूल में हो चाहे घर में हो। और उसकी लिमिटेशंस स्कूल में भी बताई जाएगी, उसको घर में भी बताई जाएगी, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क ही उन्हें सिखाता है। जब तक वो पूछेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक नहीं होगा। एक केवाईसी में एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, केवल चाइल्ड ही नहीं, हमें चाइल्ड्स के जो फ्रेंड हैं उनके भी दोस्त बनना पड़ेगा, उनका भी दोस्त हमें बनना पड़ेगा। क्योंकि जैसी परिस्थितियां आ गई है, जो सिचुएशन से हम अभी गुजरे हैं, यहाँ पे तो हमने परीक्षा में इन्विजिलेटर भी पेरेंट्स को ही बनाया है। अच्छा, वेरी सिग्नेचर गुड। इन्विजिलेटर भी का काम भी पेरेंट्स ही कर रहे हैं। बच्चे को पढ़ाने के बाद में उनकी मदद का काम भी पेरेंट्स ही कर रहे हैं। इवन दो होमवर्क भी 50% जो छोटे बच्चों का, तो पेरेंट्स ही चेक कर रहे हैं। ओह तो गॉड, उस लवली। सिचुएशन से तो उससे गुजरे हैं। और तो यहाँ पर यह है कि यदि बच्चे के साथ है तो बच्चे से बात करने का साहस हमें उसको देना है, वो अपनी परिस्थिति वो बता पाए। और तभी तभी ये बॉन्डिंग जो है, जब एक बार बॉन्ड बन गया, मैं केमिस्ट्री का हूँ, समझ सकता हूँ, सिंगल बॉन्ड हमें नहीं बनाना कि पेरेंट एंड सन, कि सिंगल बॉन्ड से मजबूत आता है डबल बॉन्ड, वो है दोस्त बनना, फ्रेंड बनना, और तीसरा उसके दोस्त का दोस्त बनना। तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो हमें तो एक ट्रिपल एक एक बॉन्ड एक मेरा मेरा बॉन्ड भी डाल दो आप, तरुण शर्मा का। बिल्कुल। आपके आपके किसी भी बच्चे को, किसी भी पेरेंट को कभी मेरी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, बिना झिझक के
अपना केवाईसी का पास लगा के मुझे कॉल कर सकता है, फ्री काउंसलिंग, फ्री हेलो, जो दिल करे मुझसे बात करो, आई कैन हेल्प यू इन लाइफ। सो ये 4-5 बॉन्ड बनेंगे तो हम मतलब हिंदुस्तान को जरूर टॉप पे ले जाएंगे। थैंक यू सो बिल्कुल। मच, थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया, सो ब्लेस्ड। और बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स जितने भी लोग देख रहे हैं, कमेंट करके थैंक यू बोलो सर को कि इट्स अ वंडरफुल टॉक, वंडरफुल टाइम, और हमें बहुत मिला। और जो आपके पीछे का बोर्ड है, हम बहुत जल्दी जब आपके स्कूल में जब भी मिलेंगे, हम कभी भी मिलेंगे, ये बोर्ड इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इस पे इतने सारे फोटोज लगेंगे। और अभी जो आपके लीडरशिप में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अल्टीमेट एलिमनी बनेंगे और हिंदुस्तान में हमारा नाम रोशन करेंगे, पेरेंट्स का और बच्चों का। थैंक यू बिल्कुल सो बिल्कुल। मच। धन्यवाद धन्यवाद तरुण जी। और मैं मेरे बच्चों को भी ये बताना चाहूंगा कि तरुण जी हम सबके लिए मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये के लिए नहीं है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को भी ये सिखाते हैं। तो अरे नहीं, इनको सीखने के लिए कभी परेशान नहीं करना है, इनको बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पहुंच सकते हैं। और यस, डायरेक्ट तो हमें परमिशन भी दे दी है कि डायरेक्ट केवाईसी लिख करके जान सकते हैं आप जल्दी अपने। जल्दी तो मिलेंगे। हीरालाल जी से भी बात हुई और आपसे भी, और मैं जल्दी आऊंगा रसगुल्ला खाने आपके स्कूल में, और बच्चों को ऐसी चीजें सिखाएंगे, मजा आ जाएगा। और पेरेंट्स से भी कोशिश करेंगे मिलेंगे, है ना। तो सर, एक जाने से पहले, मतलब सारी बातें पेरेंटिंग की हो गई, सब कुछ हो गया, और एक छोटी सी बात रह गई और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स आ रहे हैं बच्चों के, यू नो। और एग्जाम भी कैसे, बिना स्कूल आए इस बार एग्जाम देने हैं, तो ये बहुत चैलेंजिंग है। और मैं अपने हर स्पीकर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा हेल्प करिए, आपके पर्सनल टिप्स वो बच्चों के लिए जो थोड़े से जल्दी शॉर्ट में हो, और वो उस पे काम करे तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दिस इज फॉर यू चिल्ड्रन, ध्यान से सुनना सर की बात। मैं यहाँ पर भी, अब आज बात जब पेरेंटिंग की हुई है, तो मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को वहां पे मदद करें। क्योंकि इस टाइम पे सबसे पहले चीज है कि पेरेंट्स की सिचुएशन में बच्चे को स्ट्रेस नहीं आए, कि अभी भी स्ट्रेस नहीं आए, तो उसका ध्यान रखना है। और बच्चों को भी यही कहूंगा कि स्ट्रेस उनको बिल्कुल नहीं लेना है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि यदि तैयारी है तो स्ट्रेस नहीं होगा। इसलिए तैयारी को कर, तैयारी के बिना होने से स्ट्रेस आना। और हाँ, स्ट्रेस, पेरेंट्स को ये देखना कि तैयारी होने के बाद में भी स्ट्रेस आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नींद में कमी है। तो प्रॉपरली आप यस यस न्यूट्रिशन यस, में न्यूट्रिशन में कमी हो सकती है। एक तो यहाँ पे विटामिन का ऐसा जो फूड है, जो हैवी फूड है, जंक फूड से ऐसा नहीं खाएं एग्जाम्स के दिनों में। हाँ, थोड़ा सा लाइट फूडिंग रहे तो ज्यादा बेटर है, कि वो उससे नींद भी कम आती है और ब्रेन भी थोड़ा एक्टिवली वर्क करता है। रिवीजन प्रोसेस है, वहां पर जो टाइम टेबल फ्रेम करने में बच्चों को जो इंडिपेंडेंसी हम देते हैं, यहाँ पर आकर के, क्योंकि यहाँ पे री रीडिंग से कभी भी मतलब नहीं होता है रिवीजन का। रिवीजन का मतलब ये है रिविजुअलाइजेशन, उसको समझ करके एक बार देखना है। और टाइम जब भी हो एग्जाम्स के दिनों में, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे कभी कभी एग्जाम का डेट ही भूल जाते हैं। पढ़ा जाता है। एक दिन, मतलब हर साल कोई ना कोई, इतने बच्चों में से एक बच्चा ऐसा मिलता है, इसका मतलब ये घटना घटती है, कोई ऐसा हो जाता है। तो पेरेंट्स भी उस टाइम टेबल को ठीक से देखें, और एग्जाम के दिनों में जरूर अपने दोस्तों के संपर्क में रहें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वजह से उसको एग्जाम में ध्यान आ जाए। प्रिपरेशन जरूर चर्चा करें, क्योंकि रीडिंग से आप लर्न 10% कर सकते हो, यदि किसी को आपने सिखा दिया तो आप 90% तक सीख सकते हो। एग्जैक्टली, ये बहुत देखिए अच्छा आप रूल है ये। है, तो टीचर्स को यदि पढ़ाना है तो टीचर ज्यादा सीख गया आपसे। यदि आप भी किसी को पढ़ा, तो बच्चे को आप भी बताने, किसी, इस ज्ञान को बांटने में शर्माए नहीं। आपको जो चीज आती है अपने दोस्त को बता दो। तो यस यह यस, टाइम है, और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि टाइम को किल नहीं करना है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। जैसे पिछले टॉक्स में भी सभी लोगों ने जैसे एग्जाम्स के अपने टिप्स दी। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहूंगा कितने घंटे पढ़ना है, क्या करना है, इन शॉर्ट में हाँ, आपने कहा, तो वो अपने हिसाब से व्यवस्थित रहे। और व्यवस्था इस तरह से करें अपनी, कि एग्जाम से 3 घंटे पहले कम से कम अपनी सारी पढ़ाई छोड़ दे। अपना, यदि हाँ, बच्चे को लास्ट पढ़ने की आदत है, तो टाइम 10 बजे का, तो वो दिमाग में फिट कर ले कि 7 बजे एग्जाम देने जाना है मुझे, तो वो जितना टाइम हमें मिलेगा उसको 3 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे, यस, तब दैट्स वो अपने ग्रेट। आप को कर सकता है। तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए है, तो वहाँ इन चीजों का ध्यान उसको जरूर रखना है। एग्जाम के यस, जब बैठे, तो वहां पर भी टाइम का ध्यान रखना है, कि पहले जो आ रहा है, जो इजीएस्ट पार्ट है, उसको कंप्लीट करें। अपनी जो प्रिपरेशन प्रॉपर है, उससे घबराए नहीं पड़ते ही। अभी तो 15 मिनट पढ़ते पहले मिलते हैं, प्लानिंग कर ले उन 15 मिनट में मुझे नंबर ज्यादा कैसे लगते हैं, किस जगह से ज्यादा मिल सकते हैं, तो उसी प्रोसेस से जाए, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें।
क्योंकि प्रोसेस के भी मार्क्स मिलते हैं सीबीएसई में। ऐसा नहीं है कि केवल आपको करेक्ट आंसर के ही नंबर मिलते हैं। प्रोसेस बच्चे को आता है, आंसर नहीं आता तो उसको करने की कोशिश करनी है, ओह छोड़ के नहीं। लवली, तो लवली, सबको वेरी गुड। पूरा करना है पेपर। तो ऐसा तो करके स्ट्रेस फ्री रहिए। और मैं तो टाइम देख के बहुत हंसता हूँ, टाइम देख के हंसता हूँ, जैसे जैसे टाइम देखते हैं तो हंसी आ जाती है। तो ये आपका स्ट्रेस दूर करती है। और सर ने एक बात बोली, मैं उसको एक क्लियर कर देता हूँ। सर ने बोला दोस्तों को बताने में प्रॉब्लम नहीं है, हेल्प करो, बट ये एग्जाम में हेल्प मत करना। वो चीटिंग होती है। ओके, डोंट हेल्प योर फ्रेंड्स इन एग्जामिनेशन हॉल। उसके बाहर जितनी मर्जी हेल्प करो, क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। सो दीज लवली टिप्स, ये मुझे लगता है 100% बच्चों को मदद करेंगे। और हमारे पहले वाले टॉक्स भी हैं जो सर ने भी बोला, उसमें भी बहुत अच्छे से सब प्रिंसिपल्स ने बताया है फॉर्मूले सक्सेस के। तो आप जरूर देखिएगा, उनको आपको मजा आएगा। प्रोग्राम कैसा लग रहा है इसके ऊपर भी अपने कमेंट्स दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम जितने ज्यादा लोगों के पास पहुंचेंगे उनको हेल्प मिलेगी, है ना। थैंक यू, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सर फॉर योर टिप्स, लवली। मजा आ गया आपसे मिलकर, और बहुत एनर्जी एकदम आ गई। और मुझे मुझे लग रहा है अगर पेरेंट्स हमें कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम आपको फिर से हेलो करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा फिर से उनके सवालों का जवाब देने के लिए फिर से हम बात करेंगे, है ना। डन। बहुत खुशी होगी यदि हमें दोबारा ऐसा मौका मिलता है, और हम जरूर चर्चा करेंगे इस बारे में। अंत में मैं आप सभी को, जो रंगों का त्योहार आ रहा है होली का, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी से ये अपेक्षा रखता हूँ, जिस तरह से रंग हमारे जीवन में भरे रहे, खुशियां आती रहे, उल्लास आता रहे, उसी तरह से ये आपका जीवन भी उसी तरह से उल्लास में हो। और पेरेंट्स और बच्चे आपस में इतना प्यार बांटे, इतना प्यार बढ़ाएं कि जीवन उन्मुक्त होकर के आगे बढ़ता चले और जीवन में रंग घोलता रहे, ताकि सभी वो जो उन्नति है उसका मधुर रस पी सके हम सभी लोग। बहुत बढ़िया, तो लवली। तो होली आ रही है, और मैं तो प्रे करूंगा कि टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा हो जाए कि हम सब अंदर फोन में जाके और एक दूसरे को रंग लगाएं। और हैप्पी होली एवरीवन। लाल पीले नीले हरे सारे रंगों से ये जितने दुनिया की कड़वाहट है, ईगो है, ग्रीड है, जेलेसी है, इसके ऊपर रंग डाल के, और जितने दोस्त हैं उनको और रंग लगाओ, और जो दुश्मन है उनको भी लगाओ, और सारी गलत बातें छोड़ के और अपने करियर और अपनी लाइफ और अपने मम्मी पापा और अपने बच्चे, स्कूल, पेरेंट्स, अच्छी इंसानियत पे रंग भर दो। तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली, हैप्पी होली। भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।